सभी श्रोताओं को नमस्कार। संविधान की बात पॉडकास्ट सीरीज के तीसरे एपिसोड में नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया की ओर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राधिका और मेरे साथ हैं सत्येंद्र। जैसा कि आप जानते ही हैं, संविधान के 75वें वर्ष के अवसर पर एनएफआई द्वारा एक अभियान संचालित किया जा रहा है, संविधान और हम। यह पॉडकास्ट सीरीज इसी अभियान का हिस्सा है। इस एपिसोड में हम गरिमा और सामाजिक न्याय विषय पर देश की प्रख्यात युवा सामाजिक कार्यकर्ता दीपा पवार के साथ चर्चा करेंगे। दीपा पवार महाराष्ट्र के कल्याण जिले के रहने वाली हैं। डिग्निटी एंड सोशल जस्टिस के लिए निरंतर जमीनी काम कर रही हैं। वे आज एनटी और डीएनटी समुदाय की एक सशक्त आवाज बनकर उभरी हैं, जिससे खुद उनका ताल्लुक भी रहा है। दीपा की हाल ही में एक किताब आई है, पोलादी बोया, जो लोहे के काम से जुड़ी फौलादी इरादों वाली महिलाओं की कहानियों पर केंद्रित है। दीपा जी, इस पॉडकास्ट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। जय भीम और जिंदाबाद सबको। जिंदाबाद दीपा। तो बातचीत आज की शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल रहेगा कि संविधान के अनुसार गरिमा का क्या मतलब है और हम लोग इसे कैसे समझते हैं। मैं शुरुआती दौर पे ही आपको बताना चाहती हूँ कि जब मुझे इन तरह के मूल्यों के बारे में बहुत कम पता था, तो मेरे ज़िंदगी का जो मूलभूत मूल्य है, वो सबसे पहले अगर मुझे कोई पूछे तो मैं कहती हूँ डिग्निटी, गरिमा। और पता नहीं वो किस तरह से नैसर्गिक रूप में मेरे मस्तिष्क को जीने की जो है वो सारी परिभाषाओं में केंद्रित हुआ। और बहुत देर के बाद जब मैं युवावस्था में आई तब मुझे पता चला कि ये तो संविधान ने पहले से ही मेरे लिए जो है वो संरक्षित मूल्य करके मेरे लिए रखा हुआ है। तो ध्यान में ये आता है कि संविधान के जो मूल्य है वो बहुत ही सिर्फ टेक्निकल तौर पे नहीं है, और खास करके जब हम गरिमा की बात करें तो वो एक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ काफी आंदोलनों, लोगों की मांगे, रिकमेंडेशंस और अपनी जीने की राजनीति के मांगों से उभरा हुआ एक मूल्य है, जो संविधान के अंदर चित्रित होता है और हमारे सामने आता है। संविधान हो या मानव अधिकारों की परिभाषाएं हो, और खासकर जब हमारा संविधान बातचीत करता है, तब वो कहता है कि गरिमा जो है वो कहीं बाहर से सर्व करने वाला कोई आइटम नहीं है, वो आपको बाहर से कोई नहीं देने वाला है। जब आप मानवीय धरोहर के साथ ही जन्म ले रहे हो, तो मानवता को और गरिमा को अलग नहीं किया जा सकता है। मानवता के कोर मूल्यों के अंदर ही, मुख्य धारा के अंदर ही जो है, वो गरिमा है। अगर कलम की बात कहें या प्रोविजंस की बात कहें, तो काफ़ी जिसे हम कहें कि कोर्टों में खड़े केसेस हो, जहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि गरिमा को हम किस तरह से देखें। तो आर्टिकल 21 जो है, वो गरिमा को खासकर एक बुलंद सपोर्ट करता है कि इंसान का जो राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार है, वो जीने के अधिकार के अंदर ही आप जब जीवित रह रहे हो, तो आपको आपकी पूरा जीवित रहने का अधिकार गरिमा के साथ है। उसका हर पहलू जीने का अधिकार जो है वो गरिमा से भरा हुआ है, और वो उसके अंदर इंक्लूड करता है। आप आपकी लिबर्टी के साथ जिएंगे, आप प्रतिष्ठा के साथ जिएंगे, और धीरे-धीरे संविधान के पन्ने जब हम पलटते जाते हैं, तब हमें ये इस तरह का एक आत्मविश्वास और मनोबल मिलता है कि संविधान ने किस तरह के उसके हर एक पन्ने में, हर एक आर्टिकल में गरिमा को आप अलग ही नहीं कर सकते हो। भले आर्टिकल 21 ये जीने के अधिकार के साथ गरिमा का मूल्य और कमिटमेंट आपको देता है, लेकिन हर लाइन संविधान की आपको गरिमा के साथ ही पहचान करवाती है। क्या बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप बता रही हैं दीपा। और मैं बस हम लोग थोड़ा समझना चाह रहे थे, या ये बात कई बार लगती है कि कई सारे शब्द हिंदी में आते हैं, सम्मान है या सत्कार है या इस तरह के और भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन क्या हुँ। सोच करके हमारे संविधान बनाने वालों ने गरिमा शब्द ही लिखा होगा डिग्निटी के लिए? आपको मैं क्या इसके लगता है? बारे में यस तो सतेंद्र, इसके बारे में ये सवाल जब आपने मुझे पूछा, मैं भी इसको थोड़ा है जो वो साझा करने लगी कि सच में रिस्पेक्ट, सत्कार, जिसे हम कहें कि जगह देना, ऐसे कुछ शब्द तो आ सकते थे। लेकिन उन शब्दों का मूल्य और गरिमाई शब्दों के मूल्य में काफ़ी अंतर है। जैसे रिस्पेक्ट देना या न देना कोई कम्युनिटी, कोई व्यक्ति तय कर सकता है। वो आपके पावर के ऊपर हो सकता है या आपके सोशल लोकेशन के ऊपर हो सकता है।
हो सकता है कि रिस्पेक्ट देना नहीं देना इसका मालिकाना हक ही स्लाइटली वो इंसान या वो कम्युनिटी रख सकती है। काफ़ी सब्जेक्टिविटी आती है रिस्पेक्ट या सत्कार में। पार्शियलिटी होने की भी बहुत ज़्यादा संभावनाएँ है, पक्षपात होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ है। मैं यहाँ पे जो सोच रही थी कि सही है संविधान के अंदर सत्कार, रिस्पेक्ट इस तरह के जो शब्द है, वो क्यों नहीं यूज़ किए गए होंगे और गरिमा जैसे एक काफ़ी मानवतावादी शब्दों की धरोहर हमें क्यों दी गई होगी? तो उसके कुछ जवाब मुझे इस तरह से ढूँढने पे या आर्टिकुलेट करने पे सामने आ रहे हैं कि रिस्पेक्ट जैसी चीज़ें को हाँ बोलना या ना बोलना कोई व्यक्ति या समूह तय कर सकता है। रिस्पेक्ट करना, सत्कार करना, किसी को वो करना है या ना करना है, ये उसके सोशल लोकेशन के ऊपर, पावर डायनामिक्स के ऊपर थोड़ा-सा जिसे हम कहें कि लोगों की मनमानी चलने की जो है वो वहाँ पे थोड़ी बहुत गुंजाइश पक्का से है। किसी को बोले कि रिस्पेक्ट करना है, तो वो ऑर्डर फॉर्म में जा सकता है, लोग उसको नकारे या माने वो अपने इंडिविजुअल और समूह के लेवल पे जो है वो तय कर सकते हैं। लेकिन डिग्निटी का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम मानवाधिकारों की भी बात करें तो मानवाधिकार कहता है कि प्रिएम्बल में ही उसके कि डिग्निटी उसके हार्ट में है। मतलब उसके हृदय में डिग्निटी है। मानवाधिकारों की परिभाषा में उसी तरह संविधान के भी हृदय में डिग्निटी है। वो आप अलग नहीं कर सकते हो। वो उसके हार्ट में जो गरिमा के कमिटमेंट के बारे में संविधान बात करता है, उसे कोई निकाल नहीं सकता है। वो इंसान के साथ-साथ चलने वाली लगातार प्रक्रियाएँ हैं। तो वो सब्जेक्टिविटी नहीं देता है। दूसरा एक मुझे बहुत अहम लगता है जो मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगी कि राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी मानवता को बरकरार रखने के लिए आंदोलन हुए हैं, फिर वो जाति विषमता की विरुद्ध में उठे हुए आवाज़ हो, वो स्त्री सम्मान के लिए उठे हुए आवाज़ हो, वो जल, जंगल, ज़मीन के लिए उठे हुए आवाज़ हो, इन सारे आवाज़ों में से अगर हम देखेंगे वो लैंगिक अल्पसंख्यकों में से उठे हुए आवाज़ हो, बच्चों की माँगे हो और इसके अंदर अगर हम ऐतिहासिक पार्श्वभूमि भी देखेंगे, कि जहाँ पे कोई आवाज़ दर्ज किए गए, कोई आवाज़ इतिहास के पन्नों में लिखे भी गए और कोई आवाज़ हमारे ओरली स्टोरी के ज़रिए आज भी हमारे तक है कि कहीं तो संघर्ष हुए थे। लोगों ने जो है वो कंट्रीब्यूशन किए थे। इसके अंदर से सबसे पहले उभरने वाली आवाज़ ये नहीं है कि आप बस हमारा आदर करो या आप हमारा सत्कार करो। इसके अंदर की सबसे पहले उभरने वाली जो आवाज़ है वो गरिमा के अधिकार की है। हमारे गरिमापूर्ण जीवन के अवसरों के सहभाग के नेतृत्व के अधिकार की है, हमारे पर्यावरणीय संसाधनों के अधिकार की है। तो मुझे लगता है कि संविधान के अंदर इन आवाज़ों को बहुत ही बुलंद तरीके से जगह दी गई है और वो राइट टू डिग्निटी के अंदर जो है, वो उभर के आती है कि ये कोई आइसोलेशन में किसी एक व्यक्ति ने किया गया संविधान नहीं है। तो सदियों से चली हुई जो गरिमा के लिए आवाज़ें हैं, उनके लिए राइट टू लाइफ में जीने के अधिकार को गरिमा से जोड़कर दी गई कमिटमेंट है। बहुत ही अच्छे से दीपा जी आपने समझाया है कि अ, गरिमा डिग्निटी जो है वो सिर्फ शब्द नहीं, एक बहुत ही मानववादी अप्रोच है उसमें, बहुत ही ह्यूमन अप्रोच है उसमें। और प्रियम्बल में भी जैसे लिखा है, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये जो अश्योरेंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, अश्योर कर रहा है कि हर इंसान की गरिमा को है जो बचाया जाएगा, उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में? मैंने जैसे पहले कहा राधिका कि एक भी ऐसा आर्टिकल कुछ आर्टिकल्स के बारे में तो मैं ज़रूर बात करूँगी यहाँ पे। लेकिन संविधान का डॉक्यूमेंट जब हम लेके बैठते हैं, उसके अंदर का एक भी लाइन या एक भी आर्टिकल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल या ड्यूटीज़ जो है, वो डिग्निटी से अलग किए ही नहीं जा सकते हैं। वो यहाँ तक कि वो बस इंसान के डिग्निटी को ही नहीं प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि पर्यावरण के डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं। वो सांस्कृतिक डिग्निटी को, ऐतिहासिक डिग्निटी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। अगर मोटा-मोटी तौर पे अगर हम बात करें, तो हमारे हर फंडामेंटल राइट, फिर राइट टू फ्रीडम हो, वो गरिमा के बिना अधूरा है। न्याय व्यवस्था की जो बात की गई है, कि जभी भी आप जुल्मों का, शोषण का, अत्याचारों का, पीड़न का सामना करोगे, तो ऐसे नहीं है कि शोषण के खिलाफ खड़े रहने का अधिकार जो आपका है, वो पूरी प्रक्रिया में आपको जो है वो गरिमापूर्ण व्यवहार मिलने की, संरक्षण मिलने की, आपको न्याय मिलने की परिभाषाएँ जो है वो संविधान करता है। आर्टिकल 14 को आप ले लीजिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ बताता है वो, ठीक है? मतलब ज़रूरी नहीं है कि
आपको आपकी समता के लिए, समानता के लिए हमेशा कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। वो स्टेट को जो है जिसे हम कहें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर अगर हम देखें, तो स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि किस तरह से वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल फ्रेटर्निटी के बारे में, इंटीग्रिटी के बारे में स्टेट इस तरह का एनवायरनमेंट बनाए कि उस स्टेट में रहने वाले लोगों के अंदर जो मार्जिनलाइज लोग हैं, जो अंतिम तबके के अंदर लोग हैं, उनके गरिमा का किसी भी तरह से हनन ना हो। और बस वो सम्मान की व्यवस्था नहीं है, गरिमा जो है वो आप और मैं नहीं कह रहे, ये संविधान ही कह रहा है कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात है। वो पार्टिसिपेशन के गरिमापूर्ण एनवायरनमेंट की बात है। लीडरशिप किसी के हाथों की मक्तेदारी नहीं होगी, तो नेतृत्व ही संवैधानिक होगा और वो गरिमा से दिया जाएगा। वो कोई परोस नहीं रहा है, वो कोई आपको सर्व नहीं कर रहा है, बल्कि आप उसके साथ-साथ चल रहे हो। देने लेने वाला गिवर एंड टेकन यहाँ पे वो भाग नहीं है, इक्वल स्टेक होल्डर है हम, एक तरह से संविधान के। तो आर्टिकल 15 हो जो बात करता है कि किसी भी तरह के एक्सप्लॉइटेशन और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आप आवाज तो उठा ही सकते हो, आप बातचीत कर सकते हो। अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है आर्टिकल 17 के जरिए। अ, हर तरह के टाइटल जमींदार, वतनदार, जागीरदार, इस तरह की जो सरंजामशाही है, जो हुकुमशाही है, संविधान ने उसकी नींव ही उखड़ के रख दी है। और जहाँ पे लोग अपने कर्तृत्व के साथ, अपने सहभाग के साथ अपनी काबिलियत बता पाएँगे और काबिलियत जो है, वो बताने के लिए रास्ते भी मुहैया किए जाएँगे, ब्रिज भी बनाए जाएँगे। ये सारी चीज़ें जो है वो संविधान ने गरिमा के जिसे हम कहें रास्ते और एक्सप्रेस हाईवे बनाकर ही हमारे लिए दी है। तो ये जो गरिमा का एक्सप्रेस वे है या ये जो गरिमा के रास्ते हैं या जैसे आप कह भी रहे हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात है, तो संविधान आने के बाद जैसे हमने कहा कि सरकार इस तरह की व्यवस्थाओं का बनाना सुनिश्चित करेगी। तो क्या कोई राइट। ऐसे कानून बाद में सरकार लेकर आई है? क्या कोई ऐसी योजनाएँ, क्या कोई ऐसी पॉलिसीज़ हम लेके आए हैं बाद में जिनसे हम इस तरह की इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ को या गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित कर सकें लोगों के लिए? 2 तरीके की मेरी राय है इसके अंदर। एक तो बेशक सरकार लेके आई है इस तरह की बातें। अ, जैसे अगर हम बात करें कि जाति विषमता के खिलाफ का जो कानून है, जहाँ पे आपको शब्दों से ही नहीं, नज़रिए से भी कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है और आपको एक संरक्षण मुहैया करवाया जाता है कि आपकी आइडेंटिटी, ये आपका ऑनर होना चाहिए, ये आपका डिसऑनर नहीं होना चाहिए। आपकी भाषा, आपका रंग, आप जिस लोकेशन से आते हो। संविधान की 2 लाइनें ही हमें जो कहती है ना कि इस देश में धर्म आधारित, जाति आधारित, भाषा आधारित, प्रांत आधारित, रंग, वर्ण, वर्ग, लिंग आधारित भेदभाव, छल-कपट और एक्सप्लॉइटेशन हो ही नहीं सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब इतना बड़ा वो कॉन्फिडेंस है और मनोबल बढ़ाने का कि जिसको रेफर करते हुए हर कोई समाज का तबका अपने अधिकारों के बारे में, अपनी आवाज़ें और राइट टू एक्सप्रेशन की बातें करता है। अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के बारे में वो सजग है, वो सतर्क है और वो वहाँ पे बात करता है। 2-3 एग्ज़ाम्पल, वैसे तो कई प्रावधान हैं, लेकिन 2-3 एग्ज़ाम्पल मेरे ध्यान में आते हैं एज़ विमेन एक्टिविस्ट भी, कि जैसे आपको पता है कि पहले जो है डोमेस्टिक वायलेंस को हम बहुत ही ज़्यादा पर्सनल चीज़ करके छोड़ देते थे। कि मियाँ-बीवी के बीच का मामला है। लेकिन 2005 से राइट टू हेल्थ को बेस बनाते हुए, और राइट टू हेल्थ भी कनेक्ट होता है राइट टू लाइफ से, कि फिर से जीने का अधिकार है और गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है। तो पर्सनलिज़्म पॉलिटिकल को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति की और खासकर औरतों की और किशोरवयीन लड़कियों की गरिमा को घरों के अंदर जाके कॉन्स्टिट्यूशन वे में हम प्रोटेक्ट करते हैं कि घरों के अंदर भी पेट्रियार्की और पुरुष प्रधान का सिस्टम औरतों के ऊपर हावी नहीं हो सकता है। वो घर के अंदर सुरक्षित रह सकती है, स्वाभिमान से रह सकती है, वो सहभाग कर सकती है और वो अपने हक माँग सकती है। हाल ही में अगर 2017 का हम कानून देखें कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, तो हमने और एक कदम आगे रखा है। दूसरा एक नज़रिया मेरा है कि उसके लिए हमें और ताकतें लगानी पड़ेगी। लेकिन मेंटल हेल्थ केयर एक्ट तो मेंटल डिग्निटी के बारे में बात कर रहा है। और एक कदम आगे जाते हुए कि जहाँ पे अवसरों की बात है, प्रतिष्ठा की बात है, लेकिन अभी तो हम ये कह रहे हैं कि जस्टिस ये बस इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल लिमिटेड ना होते हुए
मेंटल जस्टिस के बारे में भी हमें हमारे जो है वो कंधों पे थोड़ी-सी ईंटें लेनी पड़ेगी। हमारा जो है बोझा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा कि गरिमापूर्ण व्यवहार हम कैसे कर पाएँ। 2013 में मतलब हाल ही के रियलिटी से थोड़ा और कनेक्ट होने वाली चीज़ है कि 2013 में जो काम की जगह को सुरक्षित करने वाला जो कानून आया है, कि जहाँ पे काम की जगहों पे औरत सुरक्षित होनी चाहिए, जहाँ पे दिमाग में भी नहीं आ रहा है। विशाखा गाइडलाइन पहले थी, लेकिन उसके बारे में उस तरह की चेतना लोगों के बीच में नहीं देखी गई। बहुत कम जगहों पे उसके जो है वो फॉलोअर्स बढ़े। अभी भी काम की जगहों को लेकर हुए, क्या वो कमिटी वगैरह एक्टिव है, तो शायद जवाब थोड़ा-सा बिटर हो सकता है। लेकिन प्रावधान हो रहे हैं और किस लिए हो रहे हैं? जो धीरे-धीरे गरिमा को साथ में लेकर सामाजिक न्याय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कि गरिमा जो है, वो इस तरह का साथी है, इस तरह का हमदर्द और दोस्त है, जो आपको हाथ पकड़कर सामाजिक न्याय की धरोहर की ओर जो है वो ताकत के साथ लेके जाएगा। और कई जैसे हम बच्चों के बारे में भी अगर बात करें, तो बच्चों के चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट होने वाली बातें हो, राइट टू एजुकेशन की बातें हो, ये सारी जो बातें हैं वो गरिमा के ही छत छत के नीचे है, ऐसे मुझे लगता है अगर हम इंटरप्रेट उसे करें, कि क्यों हम ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम तौर पे हम किसी भी व्यक्ति और समूह के अ, डिग्निटी को ही संरक्षित करने की ज़िम्मेदारी स्टेट ले रहा है या देश ले रहा है। दूसरा उसका नज़रिया ज़रूर है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिस तरह से हमें कहते हैं और कानून स्टेट को भी कहता है, संविधान स्टेट को कहता है, वो सेंट्रल को कहता है कि इसकी व्याख्याएँ बनाई गई हैं, इंटरप्रेट आप करोगे। और आप लोगों के साथ खड़े होकर एडवोकेट करके इंटरप्रेट करोगे, तो ये ज़िम्मेदारियों के बारे में संवेदनशीलता बढ़ना और अकाउंटेबिलिटी बढ़ना, ये शायद आने वाले दिनों में हमें इसका कंक्रीटीकरण करना है। मतलब इसका कंस्ट्रक्शन करने के अंदर काफ़ी हमें कंट्रीब्यूशन देना है। बहुत ही मतलब डिग्निटी जब हम वैसे ही पढ़ते हैं प्रेambल में या डिग्निटी की बात आती है तो बहुत पर्सनल चीज़ है वो सब की गरिमा इंसान की जो हुँ, बहुत पर्सनल चीज़ होती है लेकिन उस दायरे से बाहर निकल के मैं पहली बार सोच रही हूँ जब इन सब चीज़ों की मेंटल हेल्थ के बारे में बात हो रही है बच्चों के हक के बारे में बात हो रही है इतनी हुँ, बड़ी बात है ये कि इंसान की मानसिक स्थिति पर्यावरण की हर चीज़ की डिग्निटी जो है वो ये अपने आप से बाहर निकल के अपने दिमाग से बाहर निकल के पर्सपेक्टिव एक्सपैंड करने वाली बात है। अ, सत्येंद्र जी अगला सवाल आप लेना चाहेंगे? हाँ, मैं जैसे आप कह रही थी ना राधिका, आप रुक गई थी, थोड़ा सोचने का और समझने का समय ले रही थी। ये जो विस्तार दिया है दीपा ने असल में हम्म। गरिमा और सामाजिक न्याय को, कि उसको बहुत सारे आयामों में देख रही है, तो काफ़ी हम सब लोगों को प्रेरित करने वाला है। तो दीपा जी, अगर ऐसे देखते हैं कि अगर हम देखें कि आज़ादी के बाद से या संविधान लागू होने के बाद से कई सारी तरह के कानून हमको दिखते हैं, चाहे वो अ, शिक्षा में वंचित समुदाय के लोगों को लेके आने के विशेष अभियान हो, जैसे आपने शिक्षा के अधिकार की बात की, मैं मध्याह्न भोजन योजना को देखता हूँ, या मैं देखता हूँ कि जी, जो अत्याचार निवारण अधिनियम आया, एट्रोसिटी एक्ट आया, या शिक्षा में और रोजगार में वंचित समुदाय के लोगों के लिए रिजर्वेशन के जो प्रावधान हैं, ऐसे हुँ, कई सारे प्रावधान क्या हमको सामाजिक न्याय का रास्ता खोलते हुए दिखते हैं देश में बड़ी तबके को। ट्रू। आप कुछ एक सवाल और कर रहे थे बात, सत्येंद्र जी? हाँ, 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 मैं पूछ रहा सॉरी। था कि क्या ये इनसे कुछ रास्ता खुलता हुआ दिखता है हमको सामाजिक न्याय यस। का? अ, मुझे लगता है कि यहाँ पे अ, मतलब हमेशा ही जिस तरह से बात होती है, हम साथी मिलकर भी बात करते हैं कि डेमोक्रेसी हो या सोशल जस्टिस हो, हम उसे पूरा नहीं कर पाए हैं। वो सतत की एक प्रक्रिया है। वहाँ तक जाने का मतलब हमारा एम्बिशन और विज़न ही इतना बड़ा होना चाहिए कि हम दुनिया को किस तरह से देखते हैं। जैसे मनरेगा का कानून है, राइट? कि आप कमिटमेंट देते हो कि आपके यहाँ पे कोई भूखा नहीं रहेगा। संविधान की अलग-अलग भाषाएँ जहाँ पे है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, प्रोटेक्शन की बात जहाँ पे की गई हो, हम देखते हैं कि वो एक तरफ राइट टू वर्क के बारे में भी बात करता है, लेकिन वो संविधान हमें ये भी कहता है कि किसी का स्ट्रेंथ आपको अब्यूज़ नहीं करना है। किसी भी कामगार का स्ट्रेंथ आपको अब्यूज़ नहीं करना है, उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है।
तो ये कितना पैरेलली बैलेंस जिसे हम कहें कि संतुलन के साथ वो हमें मुहैया करवाता है कि एक जगह पे आप उपलब्धि दोगे, सहूलियत दोगे, लोगों को लोकशाही और गणतंत्र के प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए लाओगे, लेकिन कहीं भी गुंजाइश ही नहीं होगी कि आप उसको अब्यूज़ और एक्सप्लॉइटेशन कर पाओगे। तो आपने भी सत्येंद्र जी जो उदाहरण दिए हैं ना कि मनरेगा का कानून हो, मध्याह्न भोजन हो, साधा सिंपल जिसे हम कहें कि राशन कार्ड दिखाकर आपको सीधा मिल रहा है, आपको अन्न मिल रहा है। आपको कोई एक कार्ड दिखाकर आप बीमार हो, तो स्टेट या राज्य आपकी ज़िम्मेदारी ले रहा है कि अच्छा आप बीमार हो तो हम आपके साथ हैं, आपको लैप्स हो रहे तो हम आपके साथ हैं। आपकी मेंटल इनजस्टिस की बातें हैं, हम आपसे काउंसलिंग करेंगे, हम आपसे बातचीत करेंगे। तो मुझे लगता है ये काफ़ी प्राउड फील करने ही वाली बात है कि हमारे आस-पास ऐसी व्यवस्थाएँ सोशल जस्टिस के फ्रेमवर्क में खड़ी है, जो हमें चिन्ह देती है कि हम आपके लिए है। बस वहाँ पे ये है कि कई बार एक जो गुस्सा होता है कि अ, व्यवस्था ठीक नहीं है, तो सत्येंद्र मैं कहूँगी कि व्यवस्था हमारी बहुत बढ़िया है, वो प्रक्रिया में नहीं है, वो इन प्रोसेस नहीं है। तो प्रक्रिया में लाने वाली जो उपलब्धियाँ है वो अगर कुछ विषमताओं की मानसिकता हावी होगी, तो वो जो है अ, उधेड़ के रख देंगी उन रास्तों को, जो सामाजिक न्याय की तरफ हमें लगातार एक कारवां बढ़ रहा है, जो उसके ऊपर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसका कॉन्फिडेंस वो कम करेगी। तो मुझे ये उपलब्धियों से बहुत ही उम्मीद है, बस उसका शेपिंग, डिज़ाइन, उसके वैल्यूज़, एथिक्स, प्रिंसिपल्स क्या होंगे, वो अभी इस मिनट में भी हमारा उत्तरदायित्व है कि हम किस तरह से उसे देखें। डिग्निटी और सोशल जस्टिस दोनों, गरिमा और सामाजिक न्याय से हाथ में हाथ डाल के चलने वाली चीजें हैं, दोनों एक दूसरे के लिए रास्ता बनाती हैं आगे। अ, सामाजिक न्याय के बारे में बात करते हुए अभी 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस था, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। राइट, तो यूएन की भी जो वो है उसमें इस संबंध में एक प्रस्ताव कहा गया है कि सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय की कल्पना शांति, सुरक्षा और सभी व्यक्तियों के लिए मानव अधिकारों तथा बुनियादी स्वाधीनता के बिना करना संभव नहीं है। तो ट्रू, इस तरह के जो ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव की आपने बात कही है पहले भी कि वो जैसे राइट टू लाइफ के साथ ही डिग्निटी का राइट जुड़ा हुआ है। इस ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव से अगर आप थोड़ा सा और बता पाएं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे डिग्निटी के बारे में, गरिमा के बारे में बात कही गई है। अ, संविधान के हर एक आर्टिकल जब मैं गो थ्रू करती हूँ, याद तो नहीं रह पाता है, शायद मुझे लॉक करना ही पड़ेगा उसके लिए कि वो एकदम ही अहम तरीके से दिमाग में रहे। लेकिन खासकर मुझसे भी नहीं होता, मैंने किया हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अगर हम देखेंगे, तो ऐसे लगेगा कि कितनी बेसिक बातें है ये, लेकिन वो किसी समुदाय के एग्जिस्टेंस को लेकर बातें की गई है। जैसे स्टेट पॉलिसी में कहा गया है कि अ, इंसान जी सके इतने वेजेस का कमिटमेंट तो देना ही पड़ेगा। हमारे हमारा पैरेंट बनकर संविधान जो है वो बात कर रहा है। कोई पैरेंट भी जल्दी से नहीं कहेंगे कि हमारे बच्चों के बारे में क्या हुआ। एज़ वीमेन मुझे लगता है कि शायद कम्युनिटी और पेरेंट भी कभी सोचे कि मेरी लड़की की शादी जो है वो 16 साल में हो गई तो क्या बड़ी बात है। लेकिन संविधान वहाँ पे मेरा गार्डियन करके खड़ा होता है और वो कहता है कि इसके पहले नहीं शादी करवा सकते हो। राइट। जब मैं पिछले तबके से आती हूँ और मुझे पता है कि हमारे यहाँ पे किसी तरह की भी वो व्यवस्था नहीं है कि एजुकेशन के लिए मैं कुछ रुपए कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो वो शिष्यवृत्ति की योजनाएँ लेकर सामने आता है। वो गाइडलाइन देता है उस तरह की, वो पॉलिसी प्रोविजंस उस तरह के देता है कि पिछले तबके के एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी ये बच्चे जो है पीछे नहीं रहने चाहिए। जब मैं नेशनली अ, अपनी कुछ चीज़ें साबित करती हूँ, तो मुझे अब्रॉड जाने की भी वो संधि देता है। वो वहाँ पे कहता है कि हम आपके साथ खड़े हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी, राइट? हमारे पास वो कानून है। कहाँ तक हम पहुँचे हैं, वो एक काफ़ी वाद-विवाद का मुद्दा हो सकता है। लेकिन अगर बात करें हम यहाँ पे, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी का कॉन्फिडेंस जो है वो सामाजिक न्याय की धरोहर के साथ हमें मिलता है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन हो, आपकी उपजीविका हो, आपका शिक्षण हो, वहाँ पे नए-नए जो प्रावधान यहाँ पे अमेंडमेंट्स और सारी चीज़ें आ रही है, वो कमिटमेंट तो ज़रूर देती है। सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ के बारे में बातचीत होती है
और हम क्यों कर पा रहे हैं ये? क्योंकि हमारा एक सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने ही कहा है कि मानवतावादी दृष्टिकोण से जब लास्ट माइल के लिए ज़रूरतों के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से और लोगों के रिकमेंडेशंस के हिसाब से, प्रतिनिधियों के, आपको जब इसके अंदर चेंजेस करने हैं, तब आप वो एक कानूनी प्रावधानों के साथ और संवैधानिक दिशा दर्शकों के साथ आप जो है वो कर पाओगे। मैं माइनॉरिटीज़ की बात कर रही थी, सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ हो, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो, उसके बारे में जो है वो अलग-अलग तबके में, जैसे आप आपकी शिक्षण संस्थाएँ खोल सकते हैं। आप आपको जिस फ़ील्ड में काम करना है, वहाँ पे काम कर सकते हैं, जिस फ़ील्ड में शिक्षण लेना है, वो ले सकते हैं। आप धार्मिक संस्थाएँ खोल सकते हैं। तो हर तरह के एक्सप्रेशन का मेरे लिए राइट टू एक्सप्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हर मायने में अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य होना, एक्शन में, बातों में, तकरारों में, विरोध में, एक्सेप्ट करने में, नाकारने में, हर तरह के सेटअप में वो अ, अभिव्यक्ति के लिए जगहें उपलब्ध करना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर है। क्योंकि सदियों का जो हिस्ट्री रहा है, लोगों की अभिव्यक्ति के ऊपर ही जो है एक तरह का हैमर, एक हायरार्किकल, एक डोमिनेंट हायरार्किकल व्यवस्था ने जो है वो किया हुआ है। तो सामाजिक न्याय के परिभाषा में जब मैं अपने आप को देखती हूँ, मैं कई बार लोगों को कहती हूँ कि मेरे जैसी नोमैडिक ट्राइब में जन्मी हुई लड़की, जो फुटपाथ पे 30 साल रहती है टेंट कम्युनिटीज़ में, वो लोगों के सामने बात कर रही है, वो पढ़ाई कर रही है, वो जिस तरह की संस्था चला रही है, वो लीडरशिप बिल्डिंग का काम कर रही है, खुद के नेतृत्व और सहभाग की पॉसिबिलिटी चेक कर रही है, विदेशों में जा रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि संविधान ने उस तरह की जगहें बना के रखी हुई है, इतने बलबूते के साथ, कि वो जभी भी थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाए, हम वो क्लेम करने के लिए वो रास्ते निकल आते हैं। तो जिस तरह से मानव अधिकार और सोशल जस्टिस डे था, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे, तो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट ही अपने आप में सोशल जस्टिस का ब्रिलियंट गाइड है, अपने आप में। 1-2 आर्टिकल, 4-5 आर्टिकल अगर हम बोलेंगे तो वो लिमिटेड हो जाएगा। वो अपने आप में, मतलब मुझे लगता है कि प्रिएम्बल अगर उठा के देखें, उसकी धरोहर जो है वो हमें सोशल जस्टिस की ही एक तरह की नींव बनाते हुए हमें नज़र आती है कि वो उस तरह का कंस्ट्रक्शन कितना बुलंद किया है, उस समय के दलदल के ज़मीन में, जब कुछ भी नहीं था। हम ढूँढ रहे थे अपनी चीज़ें, तो ये बिल्कुल। संविधान सभा ने, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जहाँ पे हमारे यहाँ पे अगर हमें कोई बिल्डिंग बाँधनी है, तो हम देखते हैं कि जहाँ पे दलदल है, हम वहाँ पे बिल्डिंग नहीं बाँध सकते हैं। ये हुँ। संविधान तो उस दलदल युक्त ज़मीन में किस तरह से इन्होंने बनाया होगा, तो मुझे तो लगता है कि ये एज़ इंडियन हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। और आप जब बात कर रही थी दीपा जी, तो आपने एंटी डीएनटी का ज़िक्र किया। और हम लोग देखते हैं कि एक ऐसी लड़की जो इस पूरे समुदाय की आवाज़ को बुलंद करती है। जैसे आपने कहा कि देश में ही नहीं, महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरी दुनिया में ले जा कर के वो इस बात को, इस स्वर को आवाज़ देती है। और हम लोग दीपा पवार को ऐसे ही देखते हैं, ऐसे ही समझते हैं और वैसे ही तस्लीम करते हैं। लेकिन ये भी है कि हम ये भी रियलिटी देखते हैं कि जो कहा जाता है ना कि वंचितों में भी वंचित समुदाय, तो एंटी डीएनटी की लगभग उस तरह की हालत है। और वो सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, आजीविका की तरह से भी, और जिस तरह से जो गरिमा के सवाल हैं उन पर भी। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के प्रावधान इस समुदाय की बेहतरी के लिए किए गए हैं, और किस तरह के प्रावधान हमको लगता है कि और ज़रूरत है? दीपा जी, थोड़ा सा एक बार एंटी और डीएनटी ट्राइब्स, बस हाँ। 10-15 हुँ, सेकंड के लिए, जबकि बहुत कम है, थोड़ा सा एंटी और डीएनटी राइट। ट्राइब्स के बारे में भी बता दें। यस, मैं वही बताने वाली थी, क्योंकि नोमैडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब को लेकर एजुकेशन बहुत कम है लोगों का। मतलब शायद वो उनको वो अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली है, या कभी उस तक जाना ही नहीं हुआ है। तो नोमैडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब जो है वो ओरिजिनली देखा जाए तो आदिवासी समुदाय से ही अपनी पहचान रखने वाले तबके हैं। और ये इस तरह के तबके हैं जिन्होंने फ्रीडम फाइटिंग का मूवमेंट हो, जिसके अंदर बहुत ही बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दिया है। बस दुःख ये है कि जिनके हाथों में पेन था वो इनके बारे में नहीं लिख पाए। और फ्रीडम फाइटिंग के मूवमेंट में अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले,
जल, जंगल, जमीन, अपनी स्वाधीनता और पर्यावरण के प्रेम के नजदीक रहने वाले, स्वतंत्रता की मूलभूत कल्पनाओं के बारे में जो है वो संघर्ष करने वाले ये समूह, जो अंग्रेजों को लगे कि ये हमारे फायदे के नहीं है, इसलिए उन्होंने 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट फॉर्म किया और 3-4 प्रावधान उन्होंने कर दिए कि एक तो सबसे पहले नोमैडिक डिनोटिफाइड ट्राइब में जो लोग उनको लगे ऐसे कम्युनिटीज को उन्होंने लिस्ट आउट कर दिया। उनके ऊपर फोर्सफुली माइग्रेशन लाद दिया और बॉर्न क्रिमिनल का कलंक, मतलब इस समुदाय में जो भी पैदा होगा वो बॉर्न क्रिमिनल होगा। आपका रंग, आपका लोकेशन, इससे क्रिमिनल पैदा होते हैं, ऐसे अंग्रेजों को और विषारी मानसिकता को हमेशा ही लगते आया है। वो नहीं जान पाते कि उसका रूट कॉज क्या है। लेकिन जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ, करीबन 150-200 साल की ये अनुभव नोमैडिक और डिनोटिफाइड का रहा और 1952 में, मतलब हम एनटी हमेशा कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता भी 5 साल लेट मिली है। 1952 में जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट फॉर्म हुआ और पहला जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट था उसको रिपील किया गया। लेकिन रिपील करने के बाद भी नोमैडिक डिनोटिफाइड के बारे में जो एक कल्चरल बीटल डिस्कोर्स पैदा किया गया था, उसको जो है वो चैलेंज करना बहुत ही मुश्किल रहा। हमारे तरफ जो नज़रिया देखा जाता है। लेकिन सतेंद्र की बातों के और मैं आके कहूँगी कि लोग एंटी-डीएनटी के बारे में अगर जानकारी रखते हैं तो 2-3 कम्युनिटीज़ मैं बोलती हूँ, फिर आप आपका आर्टिकुलेशन करके और स्टडी कीजिए कि आपको दिखाई देने वाले बंदर के खेल दिखाने वाले, सांप का खेल दिखाने वाले कम्युनिटी, शिकार करने वाले कम्युनिटी, लोहे के औज़ार बनाने वाले कम्युनिटी, टैटू निकालने वाले कम्युनिटी, पार्लर में टैटू निकालने वाले नहीं, जतरा यात्राओं में टैटू निकालने वाले कम्युनिटी, आपका जूना कपड़ा लेकर बर्तन आपको देने वाले, आपके झड़ते हुए बाल लेकर जाकर वो जमा कर कर आपको जो है कुछ सामान देने वाले। तो बहुत ही उत्पादक गट है, पर्यावरण प्रेमी है, रिसाइकलिंग से जुड़े हुए, एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए, आर्ट से जुड़े हुए, लाइवलीहुड के साथ जुड़ा हुआ ये गट है। और सतेंद्र का जो सवाल है कि क्या लग रहा है? तो मैं अगर आपको कहूँगी कि मैं ही नहीं, बल्कि जिस तबके के साथ करीबन 20-22 अ, ज जनजातियों के साथ हमारा कार्य का जो है वो व्यापकता रही है, जो खासकर नोमैडिक डिनोटिफाइड ट्राइब और माइग्रेटरी नोमैडिक एटीट्यूड में रहने वाले लोगों के साथ काम चलता है। आप ग्राउंड में जाकर अगर उनको पूछेंगे कि आखिर में उनके मूलभूत सवालों के क्या हल है, तो उनको एक मेनस्ट्रीमिंग नैरेटिव या एग्जाम्पल अगर नहीं भी आएँगे, लेकिन उनको भली-भाँति ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमारे हक है, हमारी मूलभूत उपलब्धियाँ है, हम माँगेंगे, हमारा भी तो जो है वो संविधान है, हमारी भी तो घटना है, राइट? तो ये चीज़ें काफ़ी कॉन्फिडेंस देने वाली है, कि लोग कॉन्स्टिट्यूशन के नींव को भली-भाँति जानते हैं और उनको पता है कि अगर शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, किसी भी तरह का कोलैप्सेशन या डिटोरिएशन होता है, तो साथीदार तो संविधान ही है। उसी दरवाजे में जो है वो नॉक-नॉक करना है और उसके रेफरेंसेस लेते हुए उत्पीड़न की व्यवस्था को जो है वो सवाल पूछना है। तो सतेंद्र मैं कहूँगी कि संविधान अपने आप में एंटी-डीएनटी को स्वतंत्रता की ओर लेके गया है। हर उसका आर्टिकल हमें काफ़ी उपलब्धि देता है, लेकिन फिर भी आगे जाते हुए मैं बोलूँगी कि कुछ ऐसे कानून हैं, जैसे मेडिसिन एंड ड्रग्स एक्ट है, जो कुछ हीलर कम्युनिटी है, जिनके बारे में अलग से नहीं सोचा गया है, जो मेडिसिन प्रॉपर्टी का नॉलेज रखते हैं, वो उस कानून के तहत थोड़े क्रिमिनलाइज़ हो जाते हैं। वेपन्स के रिलेटेड जो एक्ट है, उसके अंदर मेरे जैसे जो कम्युनिटी है, जो लोहे के औज़ार बनाते हैं, वो क्रिमिनलाइज़ हो जाते हैं। अ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करें तो सांप को रखने वाले, भालू को रखने वाले, बंदर को रखने वाले जो कम्युनिटी है, वो अभी जानवरों को नहीं रख पाते हैं, तो उनकी उपजीविका के ऊपर डायरेक्ट अटैक है। एंटी बेगिंग एक्ट, एंटी डीएनटी के कई कम्युनिटी बेगिंग के साथ जुड़े हुए हैं, तो एंटी बेगिंग एक्ट में उनके ऊपर जो है वो एक तरह का उत्पीड़न की व्यवस्था जो है वो चलती है। तो ये कानूनी धरोहर में मैं कह रही हूँ कि शायद आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि नोमैडिक डिनोटिफाइड ट्राइब जो करीबन 11% पॉपुलेशन रखता है इस देश का, बिल्कुल। उनके लिए संवेदनशीलता के साथ और फिर से गरिमा की कटिबद्धता के साथ, जो गरिमा लाइवलीहुड से जुड़ती है, जो गरिमा अस्तित्व के साथ जुड़ती है, अपॉर्च्युनिटी के साथ जुड़ती है, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन,
ऐसे जो एक-एक चैप्टर खुलते हैं, हर चैप्टर के साथ एनटी-डीएनटी के बारे में विशेष स्वरूप में बैठकर चिंतन और मनन करने की ज़रूरत है। राइट टू एजुकेशन ज़रूर है, राइट टू वर्क ज़रूर है, लेकिन नोमैडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसके अपलिफ्टमेंट की, उसके हम्म, ऊपर खास तौर पे सोचने की बेशक। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कैसे देखेंगे हम ये उत्पादक समूहों को। हम्म, और अंतिम में कहूँगी कि हमारी सुरक्षा, हमारी जाति निहाय जनगणना के आधार पर हमारे आर्थिक प्रोविज़न, हमारे बच्चे जो है वो सही स्कूलों में पढ़े, वो अच्छा शुद्ध पानी पे, शुद्ध हवा में रहे, हमारे भी घर हो और हमारे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है। हमें हमारे लोगों के नाम पर ज़मीन के टुकड़े हो। ऐसे कई बंडल ऑफ चीज़ें में इस संविधान की ताकत के साथ हमेशा एडवोकेट कर रहे हैं हम जैसे लोग, कि ये आपको घुमंतु जनजाति के तौर पे ताकत के साथ सोचना होगा। और सोशल जस्टिस डे अभी है तो वो हमें ताकत देता है कि हम भली-भाँति बुलंदी के साथ-साथ यही बातें करते रहेंगे, क्योंकि अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य हमें संविधान ने दिया है काफी सारी कि बातें ताकत देती हैं, और आपका आपका होना हमारे साथ हम सबको ताकत देता है, इस पूरी मुहिम को ताकत देता है, जो इस देश की बेहतरी के बारे में बात करती है। मुझे केदारनाथ अग्रवाल की एक कविता याद आ रही थी, जो यहाँ बुंदेलखंड से ताल्लुक रखते हैं और हिंदी के बड़े कवि हैं। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। तो ये जो ताकत मिलती है, जो आप बात कर रहे थे ना, दरअसल ये ताकत मूल्यों से आती है, संविधान से आती है, इतिहास से आती है। जैसे आपने कहा कि हम लोग काफी कम जानते हैं, ये भी बड़ा मुश्किल है। कि आपने एक और बात कही कि किताबों वालों ने घोषित कर दिया कि इनको नहीं आता है। तो ये ज्ञान पर कब्जे का भी एक मसला है ना, कि कुछ लोगों ने किताब के नाम पर ज्ञान को कर लिया, और जिनको किताब नहीं आती थी, अक्षर नहीं आते थे, शब्द नहीं आते थे, उनको हमने ज्ञान की परिधि से खारिज कर दिया। तो ऐसे लोगों ने भी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, और ऐसे लोगों ने भी न्याय की लड़ाइयों को लड़ा। तो ये बड़ी बात आपसे हम सीख पाते हैं दीपा। एक और सवाल लग रहा था बातचीत खत्म करने के पहले, वो ये कि हम भारत के संविधान को जब देखते हैं तो हमारी प्रस्तावना में न्याय तीन तरह से आता है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और सामाजिक न्याय का काफी संबंध जो है वो हमारी गरिमा के साथ है, जिसको संविधान में व्यक्ति की गरिमा बार बार कहा गया है। तो ये सामाजिक न्याय जो है, किस तरह से रास्ता खोलता है आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए? क्योंकि हम समग्रता में इसको अगर देखना चाहें तो कैसे देखें? जी। बिल्कुल। मैं जब इसके बारे में हमेशा ही सोचती हूँ कि हमारी जो प्रिएम्बल है वो कितने एक पेज के अंदर पूरी दुनिया हमारे सामने ले आती है। पूरी दुनिया, पूरा विश्व जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो सामाजिक न्याय, इसको अगर हम 2 लाइन में देखें, वो कहता क्या है कि जिनका कभी भी प्रतिनिधित्व नहीं रहा है, जो कभी भी मुख्य धारा में नहीं रहे हैं, जिन्होंने संसाधन कम से कम ऑक्यूपाई किए हुए हैं और जिन्होंने समाज को नुकसान न देते हुए खुद ही बहुत ऐतिहासिक नुकसानों के जो एक तरह के मतलब अनुभवी रहे हैं, ऐसे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की स्टेट की और सेंट्रल की दोनों की आर्थिक स्वरूप में, पॉलिटिकल स्वरूप में और सामाजिक स्वरूप में जो है वो ज़रूरतें हैं। सामाजिक न्याय की जो परिभाषाएँ है, वो जिस तरह से मैं देखती हूँ कि लोगों के आर्थिक, राजकीय और एक बात जो हम थोड़ा-सा कम जिसके ऊपर बात करते हैं कि एक तो मानसिक और फिर से सांस्कृतिक मनोबल को बढ़ाना है। और मनोबल बढ़ाने के हुए जो रास्ते हैं वो पॉलिसी से, धोरणों से, प्रोविज़न से, कानून फ्रेंडली उपलब्धियों से, कानून को डराते हुए नहीं। क्योंकि आपको पता है एंटी-डेंट के साथ क्रिमिनलाइज़ेशन का रेशियो बहुत हाई है। तो कानून फ्रेंडली रास्तों के साथ इस तरह से वो व्यक्ति समूहों को जो ऑलरेडी काबिल है, ऐसे नहीं है कि वो काबिल नहीं है, जैसे आपने कहा कि उनके पास बहुत ही ग्राउंड नॉलेज है, पर्यावरणीय नॉलेज है, जीने का नॉलेज है, खुद को ज़िंदा रखने का नॉलेज है। लेकिन मुख्य धारा के जो एक्सपेक्टेशंस है, जहाँ पे आने के लिए कुछ चीज़ें साथ में भी लेकर आना होगा। तो
छोटी-छोटी चीज़ें कि उनका पोषण क्या है, उनका शिक्षण क्या है, उनका आरोग्य क्या है, उनकी अभिव्यक्ति क्या है। ये सारे जो एक जिसे मैं कहूँगी कि बेसिक डेवलपमेंट नीड लोगों के जीने के, उनके ऊपर कोई भी हनन नहीं होना है। क्योंकि एक बार अगर वो गरिमा के साथ, उपलब्धियों के साथ पूरे हो गए, तो वो कम से कम उस जो स्पर्धा हमारे आसपास चली है, जिसके अंदर हमेशा लास्ट माइल को बहुत ही एक हायरार्किकल व्यवस्था से ढकेला जाता है, तो कोई ढकेले ना उसको, कोई उसको रौंद कर आगे ना चले जाए। तो वो जो हाथ देने की व्यवस्था है, वो सामाजिक न्याय है। जिन्होंने पहले से ही चोटें खाई है, जो ज़ख्मी है मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे और राजकीय प्रतिनिधित्व तक आ ही नहीं पा रहे हैं, उनको एक हमदर्द होने की जो व्यवस्था है, वो सामाजिक न्याय है। और जैसे हमने कहा कि वो राइट टू वर्क, राइट टू शेल्टर, राइट टू प्रोटेक्शन, एक्सप्रेशन, इस तरह के फंडामेंटल आर्टिकल से तो झलकती ही है, लेकिन जिस तरह के कुछ नए कानून भी आ रहे हैं, वो उसको और फोकस जाकर और नींव तक जाकर भी संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। जिससे दरवाजे या विंडो जो कहे हम खुलेगी कि आर्थिक धरोहर को किस तरह से हम एक तरह से हमारी जगह क्लेम करें और एक बार आर्थिक, सांस्कृतिक, मानसिक मनोबल की बढ़ोतरी जो है, उसके बिना अब राजकीय मनोबल बढ़ाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। एक बार आपने वो क्लेम कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, तो राजकीय प्रतिनिधित्व की ओर जो है वो आप आगे बढ़ सकते हैं। एंटी-डीएनटी के बारे में अगर मैं खासकर कहूँ तो हमारा राजकीय प्रतिनिधित्व शून्य के बराबर है। तो उसका एक लक्षण ये भी हम मान सकते हैं कि हमारे आर्थिक और सामाजिक नींव जितनी उसके अंदर जो भर डालनी थी, जिसका उनको पक्का करना था, हम उसकी प्रतीक्षा में हैं कि वो जब जिस तरह से होगी, उस तरह से अपने आप एक ऑर्गेनिक प्रोसेस जन्म लेगी, जिस तरह से हम कहेंगे कि दलित एक्टिविज़्म के बारे में हुआ। लोगों ने अपना शैक्षणिक इंटेलेक्चुअल वैचारिक जगह ली, वो आर्थिक रूप में जो है वो कन्वर्ट हो रही है और आर्थिक रूप में कन्वर्ट होते-होते वो अपने जीवन की राजनीति के साथ-साथ संवैधानिक राजनीति के जो अलग-अलग आयाम हैं, वहाँ पे वो जगह लेगी। इसीलिए सामाजिक न्याय मेरे ख्याल से मैं अंतिम कहूँ तो वो इतना कनेक्टेड वे है कि सामाजिक न्याय आपको अलग-अलग तरीके के सब वे से जोड़ता है। तो आपको जैसे भी विहार करना है, आप वो विहार करने के लिए अपने आप में एक नैसर्गिक प्रोसेस के साथ खुद को काबिल बनाते हुए जाते हो। आप खुद को खुद काबिल बनाते हो और स्टेट और सेंट्रल जो है वो पैरेलली चलता है। तो आपकी एजेंसी और आपकी ओनरशिप आपके पास ही रहती है। थैंक यू सो मच दीपा जी। अब हम थोड़ा-सा कंक्लूज़न की तरफ बढ़ें। मैं एक बात आपने जो बोली है वो मैं देखिए पर्सपेक्टिव्स में कितना अंतर होता है। जैसे जिसी समय सत्येंद्र जी कह रहे थे जितनी ताकत हमें मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से, और उसी समय मुझे याद आ रहा था जब आपने बोला कि संविधान जो है वो मेरे माता पिता शायद या फिर उनसे ज्यादा भी मेरी गरिमा का संरक्षण करता है। So it protects you maybe just like or more than your parents. तो यस। दिस इज वन थिंग दैट आई टेक अवे, ये हमेशा याद याद रहेगा मुझे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपा जी, मुझे बहुत मजा आया बात करके आपसे आज। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू सो मच। आपने इतनी मुझे बहुत बढ़िया लगा क्योंकि ऐसे बैठकर बातें करने के मौके अभी कम होते जा रहे हैं। वो भी संविधान को लेकर। बिल्कुल। बार थैंक यू बार सो मौके मच। आएंगे, बार बार इन चीजों सब चीजों पे बात करी जाएगी। पूरा 1 साल लंबा कैंपेन है, आप दोबारा आए, दोबारा हम फिर किसी टॉपिक पे बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर इतने प्यार से, इतनी सहजता से अपनी बात रखी, सबको समझाई, हमारी जानकारी बढ़ाई। हमारे सभी श्रोताओं से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि दीपा जी की किताब जो है पुलादी बोया, इसे जरूर देखें, खरीदें, पढ़ें, तो आपको इन सब इश्यूज के बारे में थोड़ी सी और जानकारी मिलेगी। आप सभी श्रोताओं का बहुत सारा आभार जो लगातार हमारा हौसला बढ़ाते रहे और अभियान को बेहतर करने में हमारी मदद कर रहे हैं। और एक बार फिर से आपसे सभी से ये आग्रह है, सभी दर्शकों से, सभी श्रोताओं से, कि हर दूसरे शुक्रवार को हम लोग इस पॉडकास्ट सीरीज संविधान की बात में मिलते रहेंगे। संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान के जो अलग अलग प्रावधान हैं, संविधान के जो मूल्य हैं, उनको थोड़ा और खोलने, उनको थोड़ा और समझने, उनको थोड़ा और जानने की कोशिश करते रहेंगे। तो आप सभी से गुजारिश है कि हर दूसरे शुक्रवार को संविधान की बात पॉडकास्ट सीरीज को ज़रूर सुना करें
और जो भी सुझाव आपके हैं, जो भी सलाह आपकी है, जो भी प्रतिक्रियाएं आपकी हैं, उनसे हमको ज़रूर अवगत कराएं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपके संविधान से जुड़े कोई भी सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और लगातार अपडेट्स के लिए NFI_India हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें।